साथियों नमस्कार। कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चन के सीरीज में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे और आगे का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट आपके एग्जाम पर्पस है, बीपीएससी, एमआरएस, एमपीटेट यानी कि किसी भी तरह के संगीत शिक्षक के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको लाभ देगा। टीएचटी, पीजीटी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सब में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये जो भी क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन एक्सपर्ट किताब का है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन देखते जाएंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग फटाफट आंसर करते जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक मैं पहुंचा सकूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले अगर आपका सपोर्ट पा करके। तो देखिए 188 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय किस शास्त्र का प्रतीक है? तो रस शास्त्र का प्रतीक है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बामगार्टन ने किया। विभाव कितने माने गए हैं? विभाव 2 माने गए हैं। मानव मन में अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? तो मानव मन में जो अस्थायी रूप से व्यक्त होने वाले भाव होते हैं वो संचारी भाव होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव को अन्य नाम से व्यभिचारी भाव नाम से जाना जाता है। संचारी भाव कितने माने गए हैं? ये 33 माने गए। हालांकि ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेवल के हैं वो आपके टीएचटी वगैरह में पूछने की कम संभावना है, लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि किसी भी तरह का कंसेप्ट हम लोग का बाकी ना रहे। और दोस्तों क्वेश्चन करने से होता क्या है, ऑलरेडी आप किताब में डिस्क्रिप्टिव रूप से जो पढ़े हुए हैं उसको अगर आप क्वेश्चन सेट के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और चीज़ें याद रहती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एग्जाम में बहुत ही सहायक होता है। आचार्य 196 नंबर क्वेश्चन देखता है, आचार्य भट्ट लोलट के रस संबंधी दृष्टिकोण को किस नाम से जाना जाता है? आचार्य भट्ट लोलट के रस संबंधी का दृष्टिकोण उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। तो 197 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रस के संबंध में अनुमतिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की? तो इसका शंकुक आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संचारी भाव नहीं? 198 का आंसर हो जाएगा ये शंका, गलानी, मंद, ये सभी असंचारी भाव, लेकिन भय जो है ना वो संचारी भाव नहीं है। पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? पीड़ा को किस श्रेणी में रखा गया है? 199 का आंसर हम लोग देखेंगे। हम लोग का आंसर हो जाएगा पीड़ा जो है वो संचारी भाव है। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? निबंध गान का प्रबंध जो है निबंध गान का प्रकार है। निबंध गान का मतलब ये होता है स्वर और ताल में जो मतलब कि सजा हुआ गान जो होता है उसे निबंध गान कहते हैं। तो सारंगदेव ने कितने प्रबंध का वर्णन किया है? हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सारंगदेव ने 75 प्रबंध माने हैं और वहीं अगर हम लोग मतंग मुनि का बात करें तो उन्होंने 49 प्रबंध माना है। सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्णन कितने वर्गों में किया है? ये 3 वर्गों में किया है। सुट प्रबंध, आलिक्राम और विपकेट प्रबंध में इन्होंने मतलब कि 3 वर्गों में विभाजित किया है। मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? मतंग ने सभी प्रबंधों को देशी प्रबंध के अंतर्गत माना है। मतंग ने कितने प्रबंध माना है? यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, मेरे ख्याल से 49 होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे 49 ही होता है। सालक सूड नामक प्रबंध किसका भेद है? सूड प्रबंध में होता है सालक सूड, ठीक है। सालक सूड जो होता है सूड प्रबंध के अंतर्गत ये होता है और 15 प्रबंध होते हैं सूड प्रबंध का, उसी में सालक सूड को मतलब डिवीजन हुआ है। प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने गए? प्राचीन प्रबंधों के अंग 6 अंग माने गए हैं। जो प्राचीन में जो प्रबंध गान होता था उसका 6 अंग होता है, ठीक है। प्राचीन प्रबंधों की कितनी धातुएं थी? 4 धातुएं थी। ध्रुव, अवोग, मिलापक करके 4 ध्रुव, अवोग, संचारी, ध्रुव, अवोग, मिलापक, उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव, अवोग, सॉरी उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव, अवोग मैं मिस कर रहा था। उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव, अवोग 4 धातुएं होती हैं, ठीक है। और अंग भी होते हैं पद, तेनक, पटाक्षर करके, विरुद्ध करके, ये इस तरह से 6 अंग होते हैं। आप ऑलरेडी किताब में डिस्क्रिप्टिव रूप से देख रहे हैं। हम लोग फटाफट आंसर देखते जाएंगे। चूँकि ऑप्शन को मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रूप से करने का वो समय भी नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपके पास भी समय नहीं है तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो आइए दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है आप विश्वास के साथ करते जाएं, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आता है? तो प्राचीन प्रबंध के अंग में आभोग नहीं आता है, ठीक है। प्रबंध के नायक का नाम, कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक और कुल आदि का वर्णन करना विरुद्ध कहलाता है। प्रबंध में
नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? तो प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन पद के अंतर्गत कहलाता है। और नायक के नाम कुल आदि का वर्णन विरुद्ध कहलाता है। और प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन पद कहलाता है। इसको समझना होगा, प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना विरुद्ध का, केवल नाम और कुल का, लेकिन जब गुण का वर्णन किया जाता है तो पद उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? राग कदम बोलते हैं। ये हम लोग अगला आंसर में देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा राग कदम। तो आइए, ये रहा राग कदम। रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? राग मालिका कहा जाता है। कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिवट के नाम से। बृहदेशी में वर्णित चोक्षा गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना गया? चोक्षा गीति से ध्रुपद को माना गया है। शुद्धा गीति से सुसारंगदेव की शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ? सारंगदेव ने ध्रुपद का जन्म शुद्धा नामक गीति से माना है। और बृहदेशी में आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही विवेक क्वेश्चन हो जाए। बृहदेशी में मतंग ने चोक्षा गीति से ध्रुपद का जन्म माना है, लेकिन सारंगदेव अपने ग्रंथ में शुद्धा नामक गीति से ध्रुपद का माने। तो ये दोनों अलग अलग चीज़, इसको याद रखना होगा। दोस्तों फटाफट हम लोग आंसर करते जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का वो लगे कि अगर क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट लगे या आपका कोई विचार हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा और आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको संशोधन या चर्चा करेंगे। अचल पद वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? अचल पद वाली गायकी को ध्रुपद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे आंसर फटाफट। ध्रुपद। उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ, ध्रुपद लिखा हुआ है लेकिन ध्रुपद के साथ आज भी पखाउज का प्रयोग होता है। हालांकि अब ध्रुपद बहुत कम सुनने को मिल रहे हैं, ख्याल की ये अभी, लेकिन कुछ घराने हैं ध्रुपद के जो अपनी मान मर्यादा बचाए हुए हैं। आइए, ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ध्रुपद गायकी में गमक का प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत ही वो मतलब गमक एक ऐसा प्रकार है जो जोरदार आवाज़ों की गायन शैली है, गंभीर आवाज़ों की। प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद का भी ये कलावंत वाला क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुपद गायक को क्या बोलते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? मान सिंह तोमर को माना जाता है एग्जाम पर्पज से। हालांकि ध्रुपद के बहुत सारे मिथ्य हैं, कोई हरिदास को मानता है तानसेन के जो गुरु है, लेकिन हम लोग एग्जाम पर्पस में एग्जाम में जो आंसर माना है उसको मानेंगे। तो आप लोग मान सिंह तोमर ध्रुपद को याद रखेंगे। ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? तो ध्रुपद के जो अवयव हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ध्रुपद के 4 अवयव माने गए हैं, जो 4 भाग होते हैं, ठीक है। अस्थायी यंत्र संचारी अवोक। निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है? तीव्रा ताल। इसमें रूपक, दादरा, झप ताल ये नहीं बजाई थी, ध्रुपद के साथ तीव्रा बजाई थी। ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं? 4 बानियाँ हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। गोबरहार, डागुर, खंडार और नवहार, ठीक है। खंडारवाड़ी के प्रवर्तक राजा सम्मोखन है और ध्रुपद की गोबरहार तानसेन है। श्रीचंद नवहार आंसर है इसका, ठीक है। इसके आंसर हो जाएंगे नवहार, नवहार वाणी के प्रवर्तक। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की धमार को भिन्ना गीति से, दोस्तों याद रखेंगे हम लोग का जो ध्रुपद था, मतंग के अनुसार चोक्षा गीति, सारंगदेव के अनुसार शुद्धा गीति और आधुनिक धमार गायकी भिन्ना गीति से आता है। धमार गायन के साथ धमार ताल का प्रयोग होता है। धमार गीतों में मुख्य रूप से ब्रज की होली का वर्णन होता है। धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? तो धमार ताल 14 मात्रा की होती है। गौड़ी गीति से ठुमरी का उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। ठुमरी गीति आज की इस गायन शैली से मिलती है, तो ठुमरी हम लोग का आंसर हो जाएगा। और गौड़ी गीति को ठुमरी नाम कहाँ प्रदान हुआ? यहाँ से हम लोग अगले सीरीज में क्वेश्चन करेंगे। गौड़ी गीति को ठुमरी नाम मुगल काल में प्रदान हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से क्वेश्चन को करा सकूँ। तो धन्यवाद।